गुड डे स्टूडेंट्स। आप सबका फिर से स्वागत है पीडब्ल्यू आईआईटी जेईई एडवांस की चैलेंजर सीरीज में। मेरा नाम प्रोफेसर विकास खन्ना है, आप मेरे को तो जानते ही होंगे। और आज हम फिर एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हम लोग करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, आपको पता है कि 2023 का जेईई मेंस का पेपर की डेट अब आ चुकी है। आप सब लोग मेहनत करने लगे हैं और दोनों अटेम्प्ट की डेट्स आपको पता है। एडवांस की भी डेट आ चुकी है और नीट की भी डेट डिस्कस हो चुकी है। और बच्चे अभी इस समय सबसे ज्यादा इस बात को लेकर बड़े क्योटिक रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हम क्या करें। देखो, आपको भी ये बात पता है कि पहली सीढ़ी चढ़नी बहुत अच्छी है। बहुत जरूरी है कि हम पहली सीढ़ी को बहुत अच्छे से निभाएं, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आईआईटी जेईई मेंस का, उसके लिए हम आपसे हमेशा कहेंगे कि जेईई मेंस का पेपर आपको बहुत अच्छे से देना है और उसमें रैंक अच्छी बनानी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और पहला पेपर आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि सेकंड पेपर के, क्योंकि पहले पेपर में कई सारी चीजें कई बच्चे उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन लेवल भी हल्का सा कम होता है और परसेंटेज स्कोर करने यानी परसेंटाइल स्कोर करना आपके लिए थोड़ा इजी होता है। इस पेपर को देख के ही नेक्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है कि पेपर वो डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा। तो हम आपसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जेईई मेंस जो है उसके लिए आप जरूर प्रिपेयर करें। हम यहां पर अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जो अब आज हम करेंगे कवर, उसमें हम बहुत लोअर लेवल से, मतलब जेईई मेंस से लेकर के जेईई एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक जाएंगे। हम इस चैप्टर के कुछ वो पोर्शन भी रिवाइज करेंगे थ्योरी में, जो कि आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके जेईई मेंस के पेपर में भी बड़ी हेल्प करेंगे। ना सिर्फ मेंस में बल्कि एडवांस में भी उसके एडवांस फ्रेम्स आएंगे। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस चुन करके हम आपके लिए लाए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको देखने में बहुत हेल्प करेंगी। बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं भी बहुत खुश हूं और आपको भी हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग भी बहुत अच्छे से रहें। एंड द मीन टाइम, कई बच्चे हमसे पूछते हैं, सर क्या करें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्या करें सर, हमारे पर कोई विश्वास नहीं करता। देखो बेटा, दुनिया में रोकने वाले आपको 2000, 10,000, लाखों मिल जाएंगे। मोटिवेट और ट्रस्ट करने वाले लोग बहुत कम होंगे। सबसे पहले आप खुद पे तो विश्वास करो कि तुम ये कर सकते हो। कई बच्चों ने अपने आप में अपना एक डिस्टरबेंस अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है कि शायद मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे तुम अपने आप को तो मत रोको भाई, तुम वो हर चीज कर सकते हो जो कोई दूसरा कर सकता है। हो सकता है कि उसके पास थोड़ी नॉलेज ज्यादा हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा मेहनती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज कम है। तो इसी के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और फिर हम शुरू करेंगे अपना पोर्शन, कि मत रोक मुझे ए दोस्त। इसमें आप खुद भी शामिल हैं अपने आप को रोकने के लिए। मत रोक मुझे ए दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत, मेरे सपने मेरे अपने हैं और मुझे बहुत अच्छे हैं। मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरे अपने हैं और मुझे बहुत अच्छे हैं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। सोच ले तू मेरे बारे में कुछ भी, हम ऐसे ही पागल हैं और ऐसे ही अच्छे। इस बात पे यकीन कीजिए कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं है। इस बात पे यकीन कीजिए कि आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों निकाल सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ जेईई मेंस तक सीमित नहीं है, आपकी जिंदगी उससे कहीं ऊपर है। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग फिर से पीडब्ल्यू चैलेंजर की एक नई सीरीज को लेकर आए हैं इक्विलिब्रियम की, जिसमें हम केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रिया को बहुत ढंग से पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे, किस तरीके से हम इस पोर्शन के आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो ओलंपियाड और एडवांस में आए हुए हैं उनको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चंस दिखने में आपको डिफिकल्ट लगते हो वो बहुत इजी रहे हो। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, चीजें थोड़ी पढ़ी हुई होती हैं तो समझ में थोड़ी जल्दी आती हैं। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग फिर से एक नए फॉर्म के साथ।
तो बेटा आइए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के फ्रेम की। कैसे करेंगे अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें टॉपिक्स क्या कवर होंगे हमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनके बारे में आप समझिए। पहला तो यह कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम वाले, फिर उनकी कंडीशंस और उनकी कैलकुलेशंस की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सराउंडिंग इफेक्ट्स ओवर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो कि एडवांस लेवल भी हो और उनके ऊपर एडवर्स लेवल भी हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमने ली शेटर प्रिंसिपल पढ़ा था कि भाई ये एडवांस मतलब कितना एडवांसमेंट उसका हो सकता है, कितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका एडवर्स लेवल क्या है कि भाई एट द मोस्ट कितना जा सकता है वो, ये भी आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें अगर देखिए तो इसकी हेडिंग हम क्या बोलेंगे कि वीके कॉन्सेप्ट ओवर द कंप्लीट, वीके कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, ये विकास करना कॉन्सेप्ट है। वीके कॉन्सेप्ट एनालिसिस ओवर द कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस एंड ओवर द डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस। और केवल अच्छी तरह समझिए कि हम जेईई एडवांस और ओलंपियाड पे काफी तगड़ा फोकस करेंगे, लेकिन मेंस के कुछ फ्रेम से होते हुए गुजरेंगे हम ताकि आपको चीजें समझ में आए। इज इट ओके टू यू? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे वाले छांटे हैं, बहुत उम्दा वाले, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसका आंसर भी आपको दे दिया गया, फिर आपका ये क्वेश्चन है अगला वाला, और फिर आप देखिए आगे बहुत अच्छे एफर्वेसेंस के फ्रेम भी आएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम बाद में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले बेसिक थ्योरी से। देखो बेटा इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो देखो इन जनरल आपको यह पता है कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो नॉर्मली क्लोज कंटेनर में आता है। आपको यह भी पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया गया है, अगर मैं बोल के चलूं कि कोई रिएक्शन आपको इक्विलिब्रियम में दिया गया है, सपोज मान लीजिए एक रिएक्शन है A+2B गिव्स 3C+4D। अब मेरी बात आप समझिए, ये मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्टिव पॉइंट क्या होगा बेटा? तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसके ऊपर सारी कैलकुलेशन बेस करती है, वो ये कि ऑल वेरिएबल्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, ऑल वेरिएबल्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, जो भी वेरिएबल्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम है, रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, वो सब अलग अलग जाकर के क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। चाहे फिर तुम कंसंट्रेशन बोलो, चाहे फिर तुम लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलो, या फॉर्म्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलो, टेम्परेचर बोलो इक्विलिब्रियम का, तुम हीट कंटेंट बोलो, तुम प्रेशर बोलो इक्विलिब्रियम पे, कुछ भी बोलो, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा, ये सब की वैल्यू तक जा करके अलग अलग क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और जब आप इसमें स्मॉल डिस्टर्बेंस करते हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल, लार्ज डिस्टर्बेंस की बात नहीं करेंगे, वो डिस्टर्बेंस जो एडजस्ट हो सकते हो, तो आपके लिए ये वाली चीज तो ब्रह्मास्त्र हो गई। सारा खेल ली शेटलर का इसी के ऊपर जाकर के बेस करेगा। तो बाकी सारी कंडीशंस आप पढ़ते हैं, बाकी सारी कंडीशंस आप पढ़ते हैं, लेकिन जो आप नहीं पढ़ते वो ये चीज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप भी मान लीजिए जैसे कभी आप कोई एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए हैं और आपकी एक स्टेबिलिटी फॉर्म आ गया, कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आप भी डिस्टर्ब होते हो, फिर से दोबारा न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रीगेन करते हो। तो हम कई चीजों को इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हुआ वीके बेसिक्स 1। ये क्या हो गया बेटा? वीके बेसिक्स 1, पहला बेसिक्स 1। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे फंडामेंटल्स का बेस बनेगा, है ना। हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगला आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कि सर आप, कई बच्चों ने मुझे बोला सर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अभी हम पहला जो फंडा करने जा रहे हैं केस 1, वो करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स।
जनरल न्यूमेरिकल्स ओवर इक्विलिब्रियम, अब मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, और उस क्वेश्चन को बदल बदल के हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट में आ सकता है। बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं, और देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। देखेंगे हम क्वेश्चंस को किस लेवल तक डिफिकल्ट, यानी क्वेश्चन बनाना सीखेंगे हम। आइए हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है, तो आपको एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने हैबर्स प्रोसेस ले लिया, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि किस लेवल से शुरुआत करके हमको जाना, और याद रखना कि इसका डेल्टा H फॉरवर्ड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात है? इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा फॉरवर्ड। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है हैबर्स प्रोसेस में। इसमें आयरन और मोलिब्डेनम होते हैं कैटलिस्ट एंड प्रमोटर, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब सोचिए कि कोई बच्चा मेरे पास आए और बोले कि सर जब टाइम 0 था तो मैं इसका प्रेशर P0 लेता हूं। सपोज मैं कोई भी प्रेशर ले सकता हूं, सपोज मैं ले लिया 5 एटमॉस्फेयर, ठीक, और इसका प्रेशर भी मान लीजिए मैंने P0 ले लिया, सपोज ले लिया मैंने 5 एटमॉस्फेयर, तो ये तो 0 रहेगा। अब क्या है कि T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम अगर आ जाता है तो P0 में से P जाएगा, डिसोसिएशन प्रेशर P है, तो यहां पर P0 में से कितना जाएगा जल्दी बताओ? 3P जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं भाई, 1 जाता तो 3 मोल जाता, और यहां कितना बनेगा? 2P बनेगा। तो देखिए अब क्या है कि पहले तो सिर्फ ये 2 ही थे, अब तो 3 के प्रेशर आ गए। अब इस कंडीशन में आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि उसे हम क्या बोलेंगे? Kp बोलेंगे। एक्टिविटी हम टर्म यूज करते हैं NH3 की पावर 2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, तो हम यहां लिखेंगे 2P का स्क्वायर, है ना, होल अपॉन, अब इसको हम 5 लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे 5 माइनस P की पावर 1, और यहां लिखेंगे 5 माइनस 3P की पावर क्यूब। ये तो सबको लिखना आता है। अच्छा एक बात और बता दूं, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो एक्चुअली यूनिट लेस होते हैं, उनके पीछे कोई यूनिट्स नहीं आनी चाहिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार लिख देते हैं लोग, कुछ किताबों में दिया होता है, पर वो सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते वक्त ना इनकी एक्टिविटी टर्म आती है कि एक्टिविटी ऑफ NH3 की पावर 2, एक्टिविटी ऑफ H2 की पावर 3, एक्टिविटी ऑफ N2 की पावर, एक्टिविटी टर्म आता है। और एक्टिविटी टर्म अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करता है तो एक्टिविटी एक डायमेंशन, सॉरी यूनिटलेस क्वांटिटी है, जिसको हम डायमेंशनलेस बोल देते कभी कभी साधारण शब्दों में, बट यूनिटलेस है ना। तो Kp की कोई पीछे यूनिट या डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशनलेस होगा, पहले बता। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब जरा गौर कीजिए कि अगर मैं ये P डिसोसिएशन प्रेशर P दे दूंगा तो Kp निकल जाएगा, Kp दे दूंगा तो P निकल जाएगा, P निकल जाएगा तो हर एक का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मुझे सोच के बताओ जल्दी से इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, Kp निकालना है, तो भाई इसके क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। तो आइए VK वेरिएशन 1 करते हैं। एक तो तरीका ये होता है भाई कि हम आपको डिसोसिएशन प्रेशर P जो है वो डायरेक्टली गिवन कर दें। लो भैया क्या कर दें, हम डायरेक्टली गिवन कर दें। देखो GV का मतलब गिवन होगा, शॉर्ट फॉर्म में बहुत लिखता हूं GV का, है ना। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं GV मतलब गिवन कर दूं। तो किसी ने बोला भाई 50% ले लो, सपोज मान लो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ? P की वैल्यू आएगी 50/100 इंटू, अब देखो पीछे, तो भैया किस प्रेशर को, हमेशा ध्यान रखना कि वैसे तो डिसोसिएशन प्रेशर P आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि H2 के हिसाब से, N2 के हिसाब से, लेकिन अगर डिसोसिएशन के लिए डिफाइंड नहीं होता कि वो किस अमाउंट के रिस्पेक्ट में दिया गया, तो याद रखिएगा वो उस रिएक्टेंट के अमाउंट के बेसिस पे दिया जाता है, उस रिएक्टेंट के अमाउंट के बेस पर जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? लोएस्ट होता है। जैसे इसमें इसका लोएस्ट 1 है तो इसके अमाउंट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर कोई दोनों अलग अलग होगा तो हम यही लेते हैं। तो 5 एटमॉस्फेयर है, तो जल्दी बताइए कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2.5 एटमॉस्फेयर। क्या इससे आपका ये निकला? उठाकर पुट कर दीजिए यहां पर, तो क्या आपका Kp फाइंड हो गया? P उठा के यहां रखिए सब में, लेकिन एक दिक्कत हो गई,
दिक्कत ये हुई कि अगर 2.5 की वैल्यू आप यहां रखोगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं? अब अगर ये निगेटिव आएगा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम ही देखो, आप क्वेश्चन अगर बना रहे हो तो आपको क्वेश्चन की पॉजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो जानबूझ करके मैंने ये टर्म लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, ना बाबा ना, ये नहीं होगा। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, छोटा सा एक चेंज करूंगा। मैं इसकी कैलकुलेशन में जरा सा चेंज कर दूंगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन का फ्रेम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करूंगा, मैं इसको P1 5 लूंगा और मैं इसको P2 लूंगा और ले लूंगा 15 एटमॉस्फेयर। अब काट के देखो तो यहां पर अब आएगा P2 माइनस 3.1 और ये कितने का P1 माइनस P। अब बताओ, अब देखो, अब अगर मुझे ये डिसोसिएशन प्रेशर P लेना तो मुझे यहां 15 रखना पड़ेगा या 5 रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे कम है। वैसे देने को अगर क्वेश्चन में H2 के हिसाब से दिया होगा तो फिर H2 के हिसाब से निकालेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में करेंगे। तो आपको मैं यही बता रहा हूं, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस 3P। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बनाना सीखिए, एक बार चेक करना सीख लीजिए। नेगेटिव अगर आता है तो फिर थोड़ी चीजें नेगेटिव, अमाउंट नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, तो उसको करना पड़ेगा। डिसोसिएशन तो नेगेटिव आ सकता है, तो उसका मतलब अपोजिट साइड में होगा। तो एक तो ये हो गया वीके वेरिएशन 1। और क्या तरीका हो सकता है वीके वेरिएशन 2? इसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन प्रेशर P हम और कैसे देखते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं, हम दे सकते हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम देना चाहूं तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप बोलिए, इन सबको जोड़ के होगा। P1 माइनस P मतलब क्या, 5 माइनस P, तो हम यहां लिखेंगे कितना, 5 माइनस P, जो प्रेशर ऑफ H2 का फ्रेम है। सॉरी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, साफ साफ लिख लें। तो यहां कितना आएगा, 5 माइनस P प्लस, अब देखिए यहां पर हमने इसका अमाउंट चेंज कर दिया था, 15 कर दिया था, 15 माइनस 3P, तो हम लिखेंगे 15 माइनस 3P और NH3 कितना था, 2P। अब हम सबको जोड़ेंगे, जब हम सबको जोड़ेंगे तो 15 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 20। अब इसको देखिए, ये माइनस 4P प्लस 2P, तो यानी माइनस 2P आएगा। तो इतना एटमॉस्फेयर बनना P टोटल वेरिएबल के फॉर्म्स में। अब आप टोटल प्रेशर अगर आप लेना चाहते हो और सब चीज पॉजिटिव रखना चाहते हो तो इसको 20 से कम लेना चाहिए कि ज्यादा लेना चाहिए? 20 से कम ले लो, आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 20 माइनस 2P। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक काम करो कि जो टोटल प्रेशर आपको जो दिया गया है उसको आप मान के चलो, इसको आप मान लो कि ये आपको दिया, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। सपोज आपने मान लिया 18 एटमॉस्फेयर गिवन है, 18 एटमॉस्फेयर क्या है, गिवन है क्वेश्चन, तो उठा के चपका दो यहां पे 18, इसमें लिख दो 18, क्या दिक्कत है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कितना अच्छा रहेगा, आप आराम से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो मैं अगर आप लिखूंगा तो मैं कहूंगा देखो 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 20 माइनस 2P की वैल्यू आपको 18 दी गई है, तो जल्दी से बताओ P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आएगी 1 एटमॉस्फेयर। फिर से पुट कर दो और फिर से Kp फाइंड कर लो। मैंने बोला ना, क्वेश्चन वही है, बस कॉन्सेप्ट्स बदलते चले गए। एक एक फंडामेंटल को गौर से समझेंगे। इसके अलावा अगला वीके वेरिएशन क्या आएगा, नेक्स्ट वीके वेरिएशन की अगर आप बात करें तो अब आप फिर से सोचिए कि ऐसा क्या करें, देखो क्वेश्चन में वापस पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या करें कि ये डिसोसिएशन प्रेशर P मिल जाए। तो एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि इक्विलिब्रियम पे सबके प्रेशर तो पता लगे, इसका प्रेशर ये है, इसका प्रेशर ये, इसका प्रेशर, तुम एक काम करो, दो गैसेस के प्रेशर का रेशियो दे दो, दो गैसेस के प्रेशर का क्या दे दो, रेशियो, और उसको प्रेशर ना बोलो, उसको बोलो मोल का रेशियो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एट इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पर मोल्स ऑफ NH3 अपॉन मोल्स ऑफ N2, इसकी वैल्यू आप कुछ भी गिवन कर दो, गिवन कर दो, कोई भी, जीवी मतलब गिवन, कोई भी ले लो आप, चलो हमने ले लिया 2/5। अब बताओ Kp क्या होगा। गौर से देखो, ये मोल का रेशियो है, कोई बात नहीं। अगर कोई इक्विलिब्रियम आता है, अगर कोई इक्विलिब्रियम आता है तो सबके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा। सबके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी सेम रहेगा।
वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हैं और गैसेस आइडल हैं तो आप बोल सकते हो कि मोल का रेशियो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर्स की। यानी एक तरीके से दिस बाय दिस दिया गया है या दिस बाय दिस दिया गया। तो H2 की बात करेंगे, N2 की देख लेते हैं हमने किसका दिया था, मैं भूल गया, N2 का दिया था। तो N2 का यानी N2 कितना, ये है, तो यानी 5 माइनस पी दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये और ये फॉर्म्स। तो नाउ क्या करेंगे, हम उस फॉर्म में देंगे और इसको जरा हम हटा देते हैं क्योंकि काहे को हम इसको खराब करें, है ना, ठीक है। इसको इधर कर दिया एंड दिस इज योर जीरो टर्म। नाउ इसको जीरो मानो, ठीक। नाउ अब देखिए मेरी बात समझिए, तो 2p अपॉन 5 माइनस पी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम कहेंगे देखो 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 2p अपॉन 5 माइनस पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2/5। ये दे रखी है हमने 2/5 मान लो क्वेश्चन दे रखा, तो 2/5। अब जब इसको 2/5 मानोगे तो इसको भी सॉल्व करके आप यहां से भी p फाइंड कर लोगे, और अगर p फाइंड हो गया तो मेरे ख्याल से kp निकल गया, ठीक। एक और तरीका है, और किस तरीके से हम दे सकते हैं उसी क्वेश्चन को अगर चेंज करें, वीके वेरिएशन 4। तो बेटा हम एक काम कर सकते हैं, हम काम क्या कर सकते हैं, हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ध्यान सुनिएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की वैल्यू कंप्लीट मिक्सचर के लिए भी लगा सकते हैं। इसके लिए लगा सकते हैं हम कंप्लीट मिक्सचर के लिए, और अगर हम मिक्सचर के लिए लगाएंगे तो हमें रखना पड़ेगा टोटल प्रेशर या कुछ और, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। या मैं काम करता हूं, मैं पहले आपको बता दूं फिर उसके बाद मैं आपको इसको कैलकुलेट करवाता हूं, ठीक है। कंप्लीट मिक्सचर के लिए भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअल गैस के लिए भी लगा सकते हैं। इसके लिए लगा सकते हैं हम इंडिविजुअल गैस। तो जब हम देंगे तो हमें प्रेशर जो, अब जब कंप्लीट मिक्सचर की बात करते हैं तो हमें टोटल प्रेशर रखना पड़ेगा और टोटल मोल्स रखने पड़ेंगे। इंडिविजुअल गैस की बात करनी पड़ेगी तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर रखना पड़ेगा, इंडिविजुअल गैस के मोल्स रखने पड़ेंगे, और तब आप पीवी को एनआरटी लगाएंगे। आप मेरी बात शायद समझे नहीं, मैं आपको फिर से समझा। अब दो तरीके हैं, या तो मिक्सचर के लिए मुझे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है, या मुझे इंडिविजुअल गैस के लिए लगाना। तो इंडिविजुअल गैस कोई पकड़ लो, सपोज मैंने पकड़ ली H2 गैस के लगाना है, सपोज क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम इस तरह से बनाएंगे। तो जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे P टोटल इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू मोल्स टोटल इंटू R इंटू T। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम ये लगाएंगे तो देखो P टोटल में तुम्हारा डिसोसिएशन प्रेशर P आ जाएगा। अब ये भी तुमने निकाला P टोटल, कहां निकालता वो पीछे हो गया ना, ये टोटल प्रेशर, ये 20 माइनस 2P ये निकालता इक्विलिब्रियम पे, सबको जोड़ के निकाला था, सबको जोड़ के, ये देखिए आपने निकाला दिस प्लस दिस प्लस दिस, जोड़ करके टोटल प्रेशर आ गया था। अगर मैं इस समय सबको जोड़ दूं, इस समय मैं सबको जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा P टोटल किस समय वाला, इक्विलिब्रियम वाला, इट्स वेरी सिंपल। और इस समय जोड़ूंगा तो इनिशियल प्रेशर मिलेगा टोटल वाला, हमें तो इक्विलिब्रियम वाला चाहिए। तो आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर करना तो इन सबको जोड़ करना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू आपने यहां निकाल रखी है 20 माइनस 2P, और इसके लिए अगर करना पड़ेगा तो आप देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए इसमें लगाएंगे तो आप यहां क्या लिखेंगे, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जगह आप लिखेंगे 20 माइनस 2P, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको देना पड़ेगा, 10 लीटर 5 लीटर खुद देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आप दे दो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, खुद ही दे दो, इसको आप जीवी कर दो, कितना दोगे, मान लीजिए आपने दिया 10 लीटर का। टेम्परेचर भी देना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर मान लीजिए आपने दिया 400 केल्विन, यही नहीं मोल्स भी देने पड़ेंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। मोल्स, टोटल मोल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, टोटल मोल्स, और वो भी किस समय पर बताने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम में या किसी और समय पर, इक्विलिब्रियम में। तो आप समझिए मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बताना पड़ेगा, जीवी करना पड़ेगा, ये सब के सब आपको क्या करने पड़ेंगे, गिवन करने पड़ेंगे, और टोटल मोल्स भी, टोटल मोल्स, और वो भी किस समय पर,
इक्विलिब्रियम पर खुद अपनी तरफ से बोल दिए। सपोज मान लीजिए आपने दिए 0.8 मोल्स दिए, तो अब इसको यहां उठा के रखेंगे तो वॉल्यूम कितना रखेंगे 10, टोटल मोल्स कितना 0.8, ये कितना हो जाएगा 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप पी फिर से निकाल लोगे, डिसोसिएशन प्रेशर पी, डिसोसिएशन प्रेशर पी निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब वही चीज इंडिविजुअल गैस के लिए अगर लगानी है तो मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर एडवांस में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहले आप ये बेसिक्स नहीं समझेंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, पल्ले नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे अब देखिए किसके लिए बात करनी है, हाइड्रोजन गैस के लिए बात करनी है। हमने हाइड्रोजन लिया था तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का कितना प्रेशर दिया हुआ था, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया था 15 - 3p। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दिया हुआ है 15 - 3p। तो अगर हम इसको आगे ले जाते हैं और मुझे इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो देखिए जो जो चीज हमने यहां पर गिवन की थी ये सब के सब क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। ये सब अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूंगा तो मुझे प्रेशर किसका रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या रखना पड़ेगा, वो तो खैर सबके लिए सेम होता है। और मोल्स यहां किसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन के इंटू आर इंटू टी। तो अब सोचिए कि इस केस में आपको क्या क्या गिवन करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आपको गिवन की बात सोचनी है तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आप चाहें तो पहले वाला मान सकते हैं या नया मान लीजिए भैया, नया मान लीजिए 20 लीटर्स, टेम्परेचर मान लीजिए 500 केल्विन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मान लीजिए 2 मोल्स दिए गए थे आपको। ये सब आपको देना पड़ेगा। अब उठाकर जब यहां पुट करेंगे तो इस प्रेशर की जगह वही आएगा 15 - 3p जो आपको लेफ्ट है उस समय। तो यहां पर आप लिखोगे 15 - 3p इंटू वॉल्यूम कितना लिया 20, दैट इज इक्वल टू मोल्स कितने दिए गए 2, आर की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर कितना 500। तो फिर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका P निकल आएगा। और अगर डिसोसिएशन प्रेशर P निकल आया तो आपके सामने Kp आ गया। अब इसका एक और लेवल आगे बढ़ते हैं, इसका एक और लेवल आगे बढ़ना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही न्यूमेरिकल एक बार फिर से सॉल्व, क्योंकि बार बार पीछे पलटना पड़ रहा है ना, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है कि यार बार बार पीछे अगर बताते देखो बेटा ये, तो उसी को एक बार फिर से लिखते हैं और एक नया अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। तो V के वेरिएशन नेक्स्ट करते हैं। तो एक बार वो क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि आपको दिया गया था N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। अब हमने क्या किया था भाई, हमने बोला था कि T = 0 पे इनके प्रेशर अलग अलग मान लो। इसका प्रेशर P1 हमने कितना माना था 5 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर P2 कितना माना था हमने 15 एटमॉस्फेयर, और J क्या था 0। तो T = T इक्विलिब्रियम अगर आता है तो 5 - P करते हो तो यहां क्या हो जाएगा 15 - 3p होगा और यहां कितना आ जाएगा 2p। अब मेरी बात समझो, जब ये इक्विलिब्रियम आया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हर एक के लिए, टेम्परेचर भी हर एक के लिए क्या रहेगा सेम एंड कांस्टेंट। अब हमको यह बात समझनी है कि क्या हम इसको मोल्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेशर है, बिल्कुल कर सकते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर का कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर मैं आपसे बोलूं, ये बात ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस समय मिक्सचर का, ये तो मिक्सचर हो गया, इस मिक्सचर का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है एवरेज वाला, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। याद है एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमने मूल में पढ़ा था, तो हमने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक परसेंटेज बाय मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ फर्स्ट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ सेकंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड, सबको ऐड करते हो अपॉन टोटल परसेंटेज करते हो। एक होता था मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हम इसको मोल्स मान के मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल्स करते हैं। तो हमारा इस समय मिक्सचर का
एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा और वेपर डेंसिटी निकल जाएगी। तो अगर मैं इस समय मिक्सचर को, इसको मिक्सचर मान लूं, क्योंकि ये सब एड फ्रेम में, इस मिक्सचर का गौर समझिएगा, इस मिक्सचर का मैं निकालना चाहता हूं एवरेज मॉलिक्यूलर जो कि आपका एम एवरेज, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं किससे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा मोल्स वाला। इसको मोल्स मानो, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल्स। तो वो हमारा निकलेगा, ध्यान सुनिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो निकलेगा 5 माइनस पी, ये हुआ इसका मोल्स, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28, तो इंटू 28 प्लस, गौर कीजिएगा प्लीज, प्लस ये इसका मोल्स हो गया, तो 15 माइनस 3p इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट तो यही होता है हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर इसका मोल्स मान लो 2p इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, NH3 का 17 होता है, ये हमको पता है। मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली एटॉमिक वेट दिया होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएंगे, होल अपॉन सारे मोल्स को ऐड कर दो। तो इन सारे मोल्स को ऐड करोगे तो अभी अभी आपने किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 20 माइनस 2p आई थी। अब मेरी बात समझिए, तो अगर मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो हमारी p की वैल्यू आ गई, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया होना चाहिए, वेपर डेंसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हम आपको क्वेश्चन में ही बोलेंगे, क्या गिवन करेंगे, हम गिवन करेंगे बेटा कि एट इक्विलिब्रियम समझिएगा, वेपर डेंसिटी आपको दी जाएगी मिक्सचर की, और याद रखिएगा वेपर डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 9, तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आपको मैंने अगर 9 दे दिया, तो एक तरीके से, और इक्विलिब्रियम में दिया, इक्विलिब्रियम क्योंकि हर समय वेपर डेंसिटी का फ्रेम अलग बनेगा, मोल्स अलग अलग होते जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पे अगर हमने ये दिया हुआ है, तो अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि मेरा एम एवरेज ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा। तो एम एवरेज ऑफ मिक्सचर आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी 2 इंटू 9, और वो वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, वो ये रही, इसके बराबर कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस पी इंटू 28। मुझे थोड़ा वैल्यूज याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप पलट के देख भी सकते हैं। 15 माइनस 3p इंटू 2, है ना, प्लस 2p इंटू 17 होल अपॉन 20 माइनस 2p। नाउ प्लीज आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन करेंगे तो आप p को फाइंड कर लेंगे, और यहां पर अगर p फाइंड हो गया तो आपका क्या निकल गया, kp निकल गया। तो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। समझिए आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पी फाइंड हो गया आपके सामने, ये भी निकल गया आपका। क्या आपको मेरी बात, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है जेईई एडवांस के फ्रेम में से। अब तो खैर आपके लिए इजी है, और ये थोड़ा सा मोल को मिला मिला करके आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप, हम इसको फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को, और कर लिया आप लोगों ने बच्चे अच्छे से, स्टार्ट करें हम लोग अब आगे। तो बेटा ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म्स। अगर मैं इक्विलिब्रियम फॉर्म्स की बात करूं तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम फॉर्म्स होते हैं। एक होता है फेज इक्विलिब्रिया, एक क्या होता है, फेज इक्विलिब्रिया। फेज इक्विलिब्रिया आप जानते होंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यही सब बनता रहता है ना। और एक होता है रिएक्शन इक्विलिब्रिया। कौन सा होता है बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रिया। इसके ऊपर आपने बहुत सारे ली शेटर प्रिंसिपल और तमाम तरह की चीजें पढ़ी होंगी, जो हम समय के साथ डिस्कस करेंगे। फेज इक्विलिब्रिया की बात कीजिए तो फेज इक्विलिब्रिया का जो ग्राफ है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। फेज इक्विलिब्रिया के ग्राफ में, अगर मैं फेज इक्विलिब्रिया की बात करूं, एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं। फेज इक्विलिब्रिया की अगर मैं बात करूं
फेज इक्विलिब्रिया। तो फेज इक्विलिब्रिया के ग्राफ के लिए दो टाइप के ग्राफ आपको मैं बताऊंगा, फेज के दो टाइप के जो बहुत जरूरी हैं आपको समझने। पहला होता है बेटा वाटर का इक्विलिब्रिया। किसका होता है बेटा? वाटर का फेज इक्विलिब्रिया। और दूसरा होता है अदर सब्सटेंसेस का। देखो बेटा, वाटर के फेज इक्विलिब्रिया में और अदर सब्सटेंसेस के इक्विलिब्रिया में एक जगह पर अंतर होता है, एक जगह पर। एक्चुअली क्या है बेटा, वाटर को जब तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हो वाटर को, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत ये आती है कि वाटर जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा और लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। आप शायद मेरी बात समझे नहीं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड में, जेई में भी आया हुआ है और एक आध बार नीट में भी कई बार आया हुआ है। इसको बहुत ज्यादा देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। होता क्या है बेटा, अगर फेज इक्विलिब्रिया का कर्व आपको समझना है तो एक जगह जाकर के ये कर्व जो है डिफरेंट पैटर्न देता है। वो कौन सा होता है? वो होता है फ्यूजन प्रोसेस में। इस प्रोसेस में होता है बेटा ये फ्यूजन प्रोसेस में। तो अगर आप फ्यूजन प्रोसेस बात करें तो यानी आप H2O सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? H2O लिक्विड में। आपको पता है इस टेम्परेचर को बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप? फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, बस सेंस में अंतर है। और यहां पर आप कोई भी सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? लिक्विड में। ये मेल्टिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग। अब प्रॉब्लम कहां से प्रॉब्लम शुरू? देखो बढ़िया है, दोनों अपना मस्त इक्विलिब्रियम बनाए हुए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर मैं वॉल्यूम कंपैरिजन करूं और सेम मास के लिए अगर वॉल्यूम कंपैरिजन करूं तो मुझे दिखता है कि वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड जो है सेम मास के लिए वो ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड से। बस पंगा ये। और वो इसलिए कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की या सॉलिड की? लिक्विड की ज्यादा होती है। तो उल्टा हो जाता है ना, मास बाय वॉल्यूम होता। तो इसमें अगर आ जाओ तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है। ये डेंसिटी से हम बहुत जल्दी बता सकते हैं इस केस में, डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी वाटर लिक्विड की ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। तभी आइसबर्ग जो होते हैं वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, डेंसिटी कम होती है ना। इस केस को तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस, इन दोनों के जस्ट अपोजिट होने के कारण से फ्यूजन कर्व दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो हम यहां पर फिर से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? यहां बना रहे हैं H2O का इक्विलिब्रिया और यहां बना रहे हैं अदर सब्सटेंसेस का, जो अदर जनरल सब्सटेंस होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये ग्राफ बना रहा हूं प्रेशर और टेम्परेचर पर, समझिएगा। और इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ये समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के इनका बहुत तगड़ा यूज आने वाला है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजिए, आप पढ़ा हुआ है तो एक रिवीजन हो जाएगा, आपको ज्यादा अंदर डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। और ये वाला फ्रेम जाएगा तो दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर वेपर। इस पॉइंट का नाम होता है ट्रिपल पॉइंट। ये देखो ग्राफ, तो ये फर्स्ट ग्राफ है। यहां पर किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में। यहां पर सेकंड ग्राफ है, यहां पर किसके किसके बीच में आ रहा है? लिक्विड और वेपर के बीच में। ये थर्ड फेज ग्राफ फ्रेम है जिसमें इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आ रहा है? सॉलिड और वेपर के बीच में। तो इसको कहते हो फ्यूजन कर्व, इसको कहते हो वेपराइजेशन, इसको क्या कहते हो आप? सब्लिमेशन कर्व कहते हो। जब यही चीज अदर सब्सटेंस के लिए पढ़ते हो तो फ्यूजन कर्व को छोड़ करके बाकी दोनों कर्व्स का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। सॉरी, यहां पर टेम्परेचर आएगा, ठीक है ना? यहां पर क्या आएगा? टेम्परेचर। तो दिस और इसमें फ्यूजन कर्व कुछ ऐसा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, एंड दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट। नाउ सी हियर, solid to liquid, liquid to vapor, solid to vapor. This is your first graph process, second process and third process. देखो बेटा, समझना क्या है? समझना ये है कि दोनों का जो फ्यूजन कर्व था उसका स्लोप देखो बिल्कुल अलग अलग है। एक इसमें ऐसा जा रहा है, उसमें ऐसा जा रहा है।
तो बस केवल इन्हीं दोनों में अपोजिट आंसर आएगा अगर आपने इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टरबेंस पैदा किया तो। इट्स वेरी सिंपल। और इससे निकालना डिस्टरबेंस ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वो थ्योरी वाले फ्रेम से हम ली शटर्स निकालते हैं फेज इक्विलिब्रियम में, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसको देखें तो मैं फिर से बताऊं, अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम बढ़ाऊं तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, अगर मैं, ठीक है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम बढ़ाऊं तो बताओ क्या होगा। या प्रेशर बढ़ा लूं, क्या दिक्कत है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बढ़ाऊं, प्रेशर लगाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैंने प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बढ़ाया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ओवर बोथ। ये मैंने बढ़ाया का साइन दिया है। इस बार आप लोग पिछले बार के वीडियो से मेरे इस लिखने में काफी चेंजेस देखेंगे। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने तो अपनी जिंदगी निकाल ली और बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट होके चले। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, मैं हर एक की परेशानी समझता हूं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, और जो बच्चे टीचर की हर लैंग्वेज को सुन रहे होते हैं, तो टीचर यहां कुछ भी लिखे, जैसे इक्विलिब्रियम लिखा पड़ा है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, EQIL लिख रहा हूं, तो वो समझता है बच्चा। समझ में दिक्कत सिर्फ तब पैदा होनी शुरू होती है जब हमने लेक्चर को स्टार्टिंग से नहीं सुना है, या हम उसको ढंग से सुन नहीं पा रहे। और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, है ना। आप अभी नहीं, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी जाते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जाते हैं, तो आप देखेंगे वहां के कुछ बहुत ही धांसू प्रोफेसर्स, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, वो पढ़ाने में और समझाने में खतरनाक होंगे, गजब के। और हैंडराइटिंग में थोड़ी, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, हम लोग हर साल बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, चीजों को कराते हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। जैसे इसी साल का प्रेशर आप देखिए कि बच्चों का क्लासेस बहुत लेट शुरू हुई हैं हर जगह, और हमको सिलेबस खत्म करवाना है। हमने तो अभी हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था यहां पर ऑफलाइन, उसका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है। 1-2 लेक्चर बचे हैं, बस खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री हमने IIT JEE वाला जो मेंस का था फिजिकल केमिस्ट्री, हमने कोटा में निपटा दिया। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं निपटा दिया उसमें, और विदाउट टू मच डिस्टर्बेंस। अब थोड़ा बहुत तो बच्चे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हर जगह करते हैं, कोई दिक्कत है, मतलब बहुत बढ़िया निपटा। और उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। एट द टाइम हमने जो टाइम सेट किया था उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो PW में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, यहां जो टीचर्स आए हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आए हैं। यंग भी अगर आपको टीचर्स मिलेंगे, चाहे ओल्ड मिले, देखो मैं तो बाल ही चले गए यार। बाल चले जाने की वजह से ना एजेड आदमी ज्यादा लगता है। अब मुझे लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या विग लगवानी पड़ेगी मुझे। ज्यादा एज वाला समझ लेते हैं लोग यार। अब इसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। आजकल तो आप जानते हो छोटे छोटे बच्चों के बाल गिरने लगे हैं, तो हम लोग भी उसी फेज में आ जाते हैं। और मतलब ठीक है यार। अब देखो, जिसकी ताकत यहां छुपी है ना, ये ताकत जानो, इसकी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं है। ये ताकत कोई मतलब नहीं, पैसे की ताकत कोई मतलब नहीं, यहां की ताकत कोई मतलब नहीं, यहां की चाहिए। और आप यही डिफरेंस देखोगे एक नॉर्मल में और एक थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर, थोड़ा सा, इतना ही है। पढ़ाते सब बहुत बढ़िया है बेटा। हम चीजों को सिंक्रोनाइज करना सीख जाते हैं, हम चीजों को अच्छे से बताना सीख जाते हैं, और इसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हें दिख रहा है कि हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम तुम्हारे लिए वाकई मेहनत करें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छी थ्योरी रिवाइज करा रहे हैं, तो यार तुम फिर मेहनत करो यार, हमें रिजल्ट ला के दो यार, है ना। और फिर बताओ हमें आ करके, हम कोटा में तुम्हारे, मैं तो कोटा में तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। कभी भी आओ, विकास खन्ना सर से जरूर आके मिलना, वीके सर से, और हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा अगले सेशन का भी क्लासेस हम लोग नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने देखा होगा, अलग सर ने बता दिया है, जनवरी से हमारा एडमिशन टेस्ट शुरू हो जाएंगे सब। तो आइए आप यहां पर अगर देखिए कि क्या डिफरेंस है बाकी जगह और हम में, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। और जो सपना है अलग सर का, और अलग सर का भी साथ साथ अब हमारा भी सपना हो गया, हम टीचर का भी, कि हम आपको कम पैसे में बहुत अच्छा पढ़ा के दें। और वो बच्चे जो किसी कारण से फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और उनके पापा मम्मी नहीं भेज पाते थे, वो यहां आकर के अब ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सही है, पर ऑफलाइन में थोड़ा फायदा ज्यादा ये होता है कि बच्चा सामने रहता है और दिमाग में हम उसको प्रिंट कर देते हैं। गुरुकुल प्रणाली पुराने समय की आज तक चली आ रही है, तो डिफरेंस आपको मिलेगा बेटा, बस मिलेंगे आप। एक शर्त, कुछ करके दिखा दो यार, ला के दिखा दो। और उस समय जब तुम बोलोगे ना कि पीडब्ल्यू अच्छा है, अलग सर अच्छे हैं, वीके सर अच्छे हैं, या कोई और टीचर बहुत अच्छे हैं, तो फिर उस जय जयकार को दुनिया सुनेगी, हम भी सुनेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जो आदमी सक्सेसफुल होता है ना, बहुत मतलब प्रॉब्लम झेल झेल करके कि जय जयकार दुनिया करती है, आपकी भी होगी। बस एक बात ध्यान रखना कि वो जो एक बहुत मशहूर कविता है ना, कि यूं ही कभी किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। कुछ कर दिखाओ यार, आओ इसी में देखते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा बहुत देखो इंटरेक्शन होता रहता है। अब हम आपसे मिलेंगे, आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलोगे, जानोगे कि यहां पढ़ाई कैसे होती है, वीके सर क्या है, वीके कॉन्सेप्ट इतना सारा देते रहते हैं। वीके कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इतने सालों में जो पढ़ा है उसको निचोड़ के रूप में थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं। मैं कोई इतना बहुत बड़ा ज्ञाता थोड़े अपने आप को मानूंगा, मैं ज्ञाता तब मानूंगा अपने आप को, मैं अच्छा तब बनूंगा जब मेरा स्टूडेंट मुझे अच्छा बोलेगा। तुम मुझे अच्छा बोलोगे तब तो मैं होऊंगा, वरना क्या फायदा यार, है ना। बाकी सब तो चलता ही रहता है। तो आइए इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ये फ्रेम जो है, इसको अगर आप समझिए इस फ्रेम में, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस अभी हमने आगे रखे हुए हैं छुपा करके, दिमाग वाले करेंगे भी आगे, ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें अगर आप देखिए तो आपको याद होगा कि वाटर के इक्विलिब्रियम में इस तरह का फेज कर्व बनता था, ठीक, ये ट्रिपल पॉइंट होता था। अच्छा, इसमें देखिए तो अदर सब्सटेंसेस में कैसा बनता था, देखिए आप प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर लिया, और यूं किया और यूं कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। अब बेटा पंगा क्या है, मुझे सिर्फ देखना है फ्यूजन कर्व के ऊपर। किसके ऊपर? फ्यूजन कर्व पे। तो देखिए, अगर मैं यहां प्रेशर, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां प्रेशर एक्सटर्नल वाला रखता हूं, ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर मान लो P का P एक्सटर्नल था 1 एटमॉस्फेयर। हालांकि अब 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बदल गया है, किसमें? 1 बार में। आपको पता होगा ना कि P एक्सटर्नल की वैल्यू बदल गई है, आज से 5 साल पहले बदली थी। IUPAC ने एटमॉस्फेयर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से हटाकर 1 बार कर दिया है। हालांकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी है। चलो हमने 1 एटमॉस्फेयर मान लिया। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर पर ये टेम्परेचर देखेंगे सॉलिड और किसके बीच में? लिक्विड के बीच में, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्या हम ये बोल सकते हैं इसको? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ऐसे ही यहां पर अगर मैंने P एक्सटर्नल रखा और इसको नीचे खींचा, तो मान लीजिए P जो है हमने ले लिया 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। अब हमारी कहानी तो अलग थी, हमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाना है और देखना है कि क्या असर हुआ। तो ये क्वेश्चन इससे बड़ा जल्दी सॉल्व होता है। देखो, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अगर तुम बढ़ा रहे हो चाचा, तो टेम्परेचर वह कहां जा रहा है? कम हो रहा है। और इसमें अगर आ जाओ कि अगर इसमें तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो तुम देखोगे कि टेम्परेचर क्या कर गया है? इंक्रीज। वो इसलिए कि दोनों के स्लोप में अंतर है। इस तरह की गड़बड़ी तुम्हें वेपराइजेशन में नहीं दिखाई देगी, सब्लिमेशन में नहीं दिखाई देगी, सिर्फ फ्यूजन में दिखाई देगी, क्योंकि बाकी दोनों में तो पैटर्न सेम है, सेम रिजल्ट देगा। तो आप बोलोगे कि देखो देखो देखो, ये डिस्टर्बेंस 1 लिख रहा हूं कि देखो देखो देखो, मैंने प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जब वाटर में बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है तो इसका मतलब जल्दी मेल्ट कर रहा है कि देर से मेल्ट कर रहा है? जल्दी मेल्ट कर जा रहा है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। यानी लिक्विड ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो वाटर के इक्विलिब्रियम में अगर प्रेशर लगाते हो तो जल्दी पिघलता है, वो उसकी जो मेल्टिंग है वो जल्दी होती है। इस केस में आ जाओ डिस्टर्बेंस 1 में, तो देखो भाई, अगर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपने बढ़ाया तो ऐसे केस में आप गौर कीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा इस केस में क्या कर जाएगा?
इंक्रीज कर जाएगा। इसमें डिक्रीज कर रहा था, इसमें इंक्रीज कर गया। मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो यानी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ गया भाई, तो मेल्ट करने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी मेल्टिंग मुश्किल होगी या आसान होगी? मुश्किल हो जाएगी। यानी फॉरवर्ड नहीं किसको फेवर करेगा? बैकवर्ड फेवर करेगा, यानी लिक्विड आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल। अगर इसके अलावा कोई और मेथड लगाते हो तो आपके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। फिर इसके पूरे पोर्शन में एक आते हैं कॉमन स्पीशी इक्विलिब्रियम। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, कॉमन स्पीशीज इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि मैनी इक्विलिब्रियाज आर गिवन, मैनी इक्विलिब्रियम reactions are given at simultaneously को मैं शॉर्ट में लिखा, मतलब साथ ही साथ दिए, एक साथ कई इक्विलिब्रियाज आपको दिए जाएंगे, मगर दैट इज कॉल्ड मगरमच्छ। मगरमच्छ कहता यह है कि हर एक में बट at least one species is common, one species क्या रहेगी आपकी? कॉमन। और इसकी कैलकुलेशन करते वक्त अक्सर बच्चे गलत करते हैं, और इसी पे ही हमें जोर मार के देखना है कि कैलकुलेशन इसकी कैसे आती है। क्या आपको मेरी बात समझ? हाँ बच्चे, तो अब हमें कॉमन स्पीशी का फ्रेम समझना बहुत जरूरी है कि भाई कॉमन स्पीशी अगर हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैसे हो। देखो मैं इसका एक दो एग्जांपल आपको करवा देता हूं। कैलकुलेशन का तरीका आपके पास रहेगा, पर इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ते कैसे ये थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा जेईई मेंस तक में गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल केस 1 लेते हैं, हमें ना अलग अलग टाइप के केस लेकर हम देख लेंगे। सपोज मान लीजिए a प्लस 2b गिव्स 3c प्लस 4d है। अब देखो भाई, इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट को हम कॉमन स्पीशी मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने माना, सपोज हमने यहां लिखा ये रिएक्शन 1 था, और यहां पर हमने रिएक्शन 2 लिखा। रिएक्शन 2 है सपोज 3p प्लस 5c गिव्स 6s प्लस 8r, और ये सब के सब इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और एक साथ हो रहे हैं कंटेनर के अंदर। एक साथ क्या हो रहे हैं? कंटेनर के अंदर दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक, तो देखो एक्चुअली रिएक्टेंट तुम्हारे कौन कौन है? ए, बी और पी है। सी तो इसका प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट यहां बनेगा वो यहां पर रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सी का अमाउंट आपको क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा, कभी गिवन नहीं होगा। मान लीजिए मैं इसका आपको KC1 दे देता हूं, और इसका मान लीजिए मैं आपको KC2 देता हूं। मैं सिर्फ लिखने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करनी। देखो पहले जो तरीका होता है उसको वैसे लिख डालो जैसा आपको समझ में आता है। भाई T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर C1 मान लो, इसकी मोलरिटी C1 और इसकी मोलरिटी C2 दिए होंगे, आप खुद ही मान लो। सपोज मान लो, अगर आप मानना चाहते हो तो C1 हमने मान लिया 5 मोलैरिटी, और C2 मान लिया सपोज हमने 6 मोलैरिटी। तो Z0 रहेगा। अब क्या करोगे? T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर 5 में से x निकालोगे। भाई इसमें से x जाएगा, डिसोसिएशन है, इसको आप x1 बोल लो। क्यों? क्योंकि नीचे भी तो x आएगा, तो x1 बोल देते हैं, है ना, इसका इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन। तो 6 में से कितना जाएगा? बोलोगे 2x बन जाएगा। भाई यहां तो 6 दिया गया था, तो 1 मोल जाता है, 2 मोल जाएगा। यहां कितना बनेगा? 3x1, और यहां कितना बनेगा? 4x1। अब देखो बेटा अच्छे से समझो कि जो यहां प्रोडक्ट है वही यहां रिएक्टेंट होगा, यानी इसका इनिशियल अमाउंट आपका कतई नहीं दिया जाएगा। अगर ओरिजिनल रिएक्टेंट्स होते तब दिया जाता, तो पहले जैसे लिखना वो लिख लो, और एट लास्ट कैलकुलेशन करने से पहले कॉमन स्पीशी के अमाउंट को सेम कर देना। अभी जैसे लिखना लिख लो। अब आप क्या करोगे? इसका लिखते हैं T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट आपको जरूर दिया गया हो, तो मैं इसको C3 लिख रहा हूं। सपोज इसका दिया गया 9 मोलैरिटी, सपोज मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो 3x1।
समझ में आ रहा है? इसको आप C4 मान सकते हैं, इसको आप क्या मान सकते हैं? C4 मान सकते हैं। तो Z0 Z0। अब देखो, अब फिर इसका कम है तो T इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर 9 में से x2। अब देखो यहां इसका 3 दिया गया, तो दो तरीके हैं। इसको अगर x2 मानोगे तो यहां पर 5/3 आ जाएगा, एक तरीका ये। या मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए, चलो मैं इसको x2 ले लेता हूं, 9 माइनस x2 लिखा, तो टोटल डिसीजन इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 3x1, मतलब जो दिया गया था, माइनस 5/3 x2 आ जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट दिया गया था। तो अगर यहां से x2 जाएगा तो यहां से कितना जाएगा? 3 मोल के लिए 5, 3 मोल के लिए 5 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना? 5/3। तो x2 के लिए कितना? x2 अप इंटू 5/3। अब ये 3 हर एक में आएगा। 3 मोल से कितना मोल मिलता है? 6 मोल्स। तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 6/3। तो x2 जाएगा तो कितना बनेगा? 6/3 x2। और ऐसे ही यहां पर 8/3 x2। लेकिन ये तब है जब तुमने इसमें सिर्फ x2 लिखा। अगर यहां 3x2 लिखते फिर हमें 3 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसका 3 मोल जाएगा तो इसका 5 मोल जाएगा, तब नहीं करना पड़ता। लेकिन एक ही बात है, कैलकुलेशन सेम आएगी, है ना? अब देखिए आप, अब क्या है कि कॉमन, अब केसी में इसकी पावर 6, इसकी पावर 8 ये रखोगे, इसका अमाउंट ये, इसका अमाउंट ये सब अमाउंट आ गए आपके। अब इनके अमाउंट रखोगे, पर दिक्कत ये है कि KC2 में आप जब ये रखोगे तो KC1 देखो यहां पर तो सिर्फ इतना है, तो इसको कैलकुलेशन करने से पहले, इसका KC1 लिखने से पहले इसका अमाउंट सेम करना मत भूलना। यानी आपको यहां पर करना पड़ेगा 3x1 माइनस 5/3 x2। अब ये बात अलग है कि आप इसको बाद में नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसके मुकाबले इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसके मुकाबले इसको कर दो, इसके मुकाबले इसको कर दो, कैलकुलेशन आसान करना है। अब जो ये वैल्यूज हैं, वो KC1 में रखी जाएंगी, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वो किस में रखी जाएंगी? KC2 में। अब नेग्लेक्शन लगा करके कैलकुलेशन आसान कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब जैसा दिया जाता है अगर आप वैसा ही कर रहे हैं, लिख लीजिए। और कॉमन स्पीशी का कैलकुलेशन करने से पहले अमाउंट सेम कर दिया, जो कमी थी उसमें होती, जैसे माइनस कम था तो हमने यहां माइनस था तो यहां माइनस नहीं किया, कर दिया। अब उठा के रखो, नेग्लेक्शन लगाओ, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है इस चीज के लिए। अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं वो देखिएगा आप, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन केवल दिमाग वाला है, इतना खतरनाक दिख रहा है ना, है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर खैर 2 दिया गया। इसका देखिए ये वाला भी बहुत इजी है, डेंसिटी दे रखी है, इसमें कुछ अलग अलग फॉर्म्स के हैं, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे इसमें आपको बताना है कि भाई एफरवेसेंस वेपर मॉइस्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। फिर देखिए एक लॉग वाला सॉल्यूशन वाला आया हुआ एस लेकर के, वो है। फिर एक आपको दिखाई देगा, देखिए आप ये वाले ग्राफ्स आपको कई बार आते हैं, बच्चा एक ग्राफ देख घूम जाता है, कुछ नहीं, इक्वेशन देखो, पहले यहां इक्विलिब्रियम आया, फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस किया, फिर नया इक्विलिब्रियम आया, ये इक्विलिब्रियम था, डिस्टर्बेंस किया, फिर नया इक्विलिब्रियम आ गया। डिस्टर्बेंस के फ्रेम का है, कैसा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, तो पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, फिर डिस्टर्बेंस किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया आगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ऑप्शंस हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसका ऑप्शन 3 दिया गया। फिर एक ये कंटेनर वाला, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंटेनर के फॉर्म में। तो हम हर क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो 2-3 अलग अलग चैप्टर्स के मिला मिलाकर बनाए गए हैं, वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए सकते हैं। अभी पहला थ्योरेटिकल रिवीजन, फिर इसका सेकेंडरी पार्ट आता है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में हमने कोशिश ये की है कि जो पढ़ा है उसका आगे का एडवांस रूप यूज करें, ये नहीं कि वही यूज करें, नया हर बार सीखने को मिले। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा। ये क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार